नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। रात को माँ का फ़ोन आया था कि वह सुबह आ रही। उन्हें स्टेशन लेने के लिए निधि निकल ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन उठाया तो पता चला कि फ़ोन अस्पताल के आपातकालीन विभाग से था। उसे जल्दी से पहुंचने के लिए कहा गया था। कई महीनों के बाद उसने आज छुट्टी ली थी। माँ उससे मिलने आ रही थी। पिछली बार जब माँ उससे मिलने आई थी तब उसने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली थी। उस समय निधि ने कहा था, माँ फिर कब आओगी? तो माँ ने कहा था, मेरा आना तभी संभव होगा जब तुम हॉस्पिटल से एक सप्ताह की छुट्टी लोगी। मुझे घर ले जाकर बैठा देती हो और स्वयं हॉस्पिटल में चली जाती हो। मैं अकेली घर में बोर होती रहती हूँ। अब तो मैं तभी आऊँगी जब तुम हॉस्पिटल से लंबी छुट्टी लोगी। माँ इतने दिनों बाद निधि से मिलने आ रही थी। यही सोचकर उसने हॉस्पिटल से छुट्टी ले रखी थी। अचानक अस्पताल से फ़ोन आने के बाद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानती थी कि अकेले माँ स्टेशन से घर नहीं आ सकती, इसीलिए उसने अपने कलीग कपिल के पापा से माँ को स्टेशन लेने के लिए अनुरोध किया। निधि जानती थी कि माँ को स्टेशन से घर लाने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। उधर अस्पताल से दूसरी बार फ़ोन आ चुका था। माँ कपिल के पापा को जानती थी। पिछली बार जब आई थी तो उनसे काफ़ी घुल मिल गई थी, इसीलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। क्वार्टर का ताला लगाकर क्वार्टर की चाबी निधि ने कपिल के पिताजी को देते हुए कहा, अंकल जी आप माँ को घर छोड़ दीजिएगा। क्षमा चाहती हूँ आपको परेशान किया। कपिल के पिताजी बोले, तुम्हारी माँ के आ जाने से उस बुढ़े को भी बात करने वाला कोई मिल जाएगा। इसमें तकलीफ़ की क्या बात है बिटिया? यह कहते हुए वह खिलखिलाकर हंस दी। अस्पताल पहुँचते ही निधि सबसे पहले डॉक्टर सिद्धांत के कैबिन में गई। उन्होंने ही उसे फ़ोन करके बुलाया था। मरीज की प्राथमिक चिकित्सा करा दी गई थी। ऑपरेशन की तुरंत आवश्यकता थी। समय पर ऑपरेशन न होने से मरीज की जान को खतरा था। निधि ने मरीज की सारी जानकारी डॉक्टर सिद्धांत से ले ली। फिर वह कैबिन से बाहर आई तो उस मरीज की पत्नी डॉक्टर निधि के सामने गिड़गिड़ाने लगी, डॉक्टर मुझे आपके अस्पताल पर पूरा भरोसा है। आप और डॉक्टर सिद्धांत का बहुत नाम सुना है। आप मेरे पति को बचा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। औरत हाथ जोड़ते हुए निधि से बोली, प्लीज़ डॉक्टर आप मेरे पति को बचा लेंगे ना? निधि ने उस औरत को सांत्वना दी। देखिए अपनी ओर से डॉक्टर पूरा प्रयत्न करता है, यह उसका कर्तव्य है। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ था आपके पति को? निधि ने पूछा तो वह औरत रोते हुए बोली, पता नहीं डॉक्टर, कल रात को दाएं और पेट में जोर का दर्द हुआ था। सुबह उठते ही खून की उल्टियाँ करने लगी। मैं घबरा गई और तुरंत ही इलाज के लिए हॉस्पिटल भागी। नर्स ने फॉर्म पर हस्ताक्षर कराते हुए उस औरत से पूछा, क्या तुम्हारे पति शराब पीते हैं? वह औरत बोली, सिस्टर बहुत अधिक पीते हैं, यह शराब ही इन्हें ले डूबी है। शराब के नशे में यह क्या क्या नहीं करते। अपने पिता की सारी संपत्ति बेच दी, अच्छा खासा व्यापार था, सब समाप्त हो गया। मेरे सास ससुर बेटे के गम में चले गए। मैं अकेली औरत क्या क्या करूं? मेरी कोई संतान भी नहीं। यह कहकर औरत रोने लगी। निधि ने इमरजेंसी वार्ड में जाकर मरीज को देखा। अभी वह बेहोशी की हालत में था। डॉक्टर सिद्धांत भी वहां आ गए। निधि ने मरीज की नब्ज देखी, ब्लड प्रेशर चेक किया। उस समय सब कुछ सामान्य था। वह डॉक्टर सिद्धांत से बोली, ऑपरेशन किया जा सकता है। डॉक्टर सिद्धांत ने भी हाँ में सिर हिला दिया। निधि ने ध्यान से देखा, चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उस चेहरे की प्रौढ़ता के पीछे वह मरीज की युवा अवस्था का चेहरा ढूंढने लगी। दिमाग पर जोर डाला तो वह चौंक गई। उसने एक बार फिर से मरीज को देखा। उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती। 20 वर्षों के बाद भी वह उसे पहचान गई। एक पल को उसे जोर का झटका लगा। उसके कदम वहीं ठहर गए। दिमाग में कई विचार आ रहे थे। वह मुश्किल से अपने कैबिन तक पहुंची और कुर्सी पर धम से बैठ गई। थोड़ा पानी पीकर अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। उसने कुर्सी के पीछे सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। उस समय निधि 9 वर्ष की थी। उसकी बहन कीर्ति 17 साल की। कीर्ति 12वीं में थी। छोटा भाई शशांक अभी बहुत छोटा था। दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल दूर नहीं था, इसीलिए दोनों पैदल ही जाया करती थी। कितना खुशहाल परिवार था उनका। कभी कभार पिताजी उन्हें स्कूटर से स्कूल छोड़ आते थे और कभी दोनों बहनें पैदल ही स्कूल जाती थी।
कीर्ति पढ़ने में बहुत तेज थी। पिताजी को भी उस पर पूरा भरोसा था। पिताजी अपने ऑफिस से लौटकर कीर्ति की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते थे। पापा चाहते थे कि कीर्ति डॉक्टर बने, इसीलिए उन्होंने कीर्ति की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। कीर्ति भी आदर्श विद्यार्थी थी, पढ़ाई में हमेशा टॉप करती थी। पिताजी को उम्मीद थी कि इस बार उनकी बेटी परीक्षा में टॉप करेगी और फिर उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में आसानी से हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने कीर्ति का विज्ञान का ट्यूशन लगवा रखा था। एक शाम शशांक को तेज बुखार था, इसीलिए माँ कीर्ति को ट्यूशन से लाने नहीं जा पाती। इसीलिए उन्होंने कीर्ति और निधि को ट्यूशन पर भेज दिया। दोनों बहनें ट्यूशन पर गई। ट्यूशन से वापस लौटते समय हल्का कोहरा छाने लगा था। सर्दी का समय था। दोनों बहनें घर की ओर आ रही थी। तभी एक अनहोनी घटना ने दस्तक दी और उनका घर तिनका तिनका करके बिखर गया। एक तेज गति से आ रही कार उनके पास आकर रुकी। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, कार से दो युवकों ने उन्हें कार में अंदर खींच लिया। उनके मुंह पर हथेलियां रख दी ताकि वह चिल्ला ना सके। कुछ ही देर में कार तेज गति से रोड पर दौड़ती हुई खेतों के बीच चली गई। वहां एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था। तीनों युवकों ने कमरे में ले जाकर निधि और कीर्ति को बंद कर दिया। सर्दी का समय था, ठंड बहुत अधिक थी। खेत सुनसान थे, दूर दूर तक उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद तीन युवक दोबारा से वहां आए। उन्होंने शराब की बोतल ले रखी थी। उन्होंने कमरे में बैठकर भी ही शराब पी। उसके बाद कीर्ति के साथ घिनौना खेल खेला। निधि ने उनका विरोध करना चाहा तो एक ने उसे धक्का दे दिया। निधि के सिर पर चोट लगी। उसे आज भी याद है। उसकी बहन झटपटा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन तीनों राक्षस उसे नोच रहे थे। अगले दिन दोनों बहनों ने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। पिताजी और माँ बिलख बिलख कर रो रहे थे। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। वह किसान जिसके खेत में उनके साथ यह हादसा हुआ था, वह भी हाथ जोड़े वहीं पर खड़ा था। कीर्ति किसी तरह का कोई बयान देने की हालत में नहीं थी। निधि के बयान पर किसान की बेगुनाही साबित हुई और उसे छोड़ दिया गया। मानसिक रूप से परेशान कीर्ति थोड़ी थोड़ी देर बाद चीखने लगती, अपने कपड़े फाड़ने लगती। परीक्षाएं शुरू हुई और समाप्त भी हो गई, लेकिन कीर्ति इन सब से बेखबर पगलाई सी जिंदगी बिता रही थी। पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। जिस बेटी को वह डॉक्टर बनाना चाहते थे, उसकी ऐसी हालत देखकर कलेजा फट जाता था। कई दिनों तक घर में मातम पसरा रहा। फिर पिताजी ने ठान लिया कि वह गुनहगारों को सजा दिलवाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने काफ़ी छानबीन की, उस जगह पर भी गई जहां पर उनके साथ यह हादसा हुआ था, लेकिन कोई सबूत न मिलने पर कार्रवाई कुछ दिनों में ही ठंडी पड़ गई। निधि ने उन तीनों युवकों के स्केच भी बनवाए थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई, या फिर पुलिस भी बिक गई थी। पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते लगाते पिताजी टूट गए थे। कुछ दिनों बाद कीर्ति अपने पागलपन से जूझती हुई इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पिताजी ने अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह करा लिया, परंतु कीर्ति की मृत्यु का दुख वह सहन नहीं कर पाई और एक दिन उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। निधि, उसका भाई शशांक और माँ अकेली रह गई। पिताजी और बहन की मौत से निधि टूट गई। वह शांत और चुप रहने लगी। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय बनाया कि वह अपने पिता की इच्छा जरूर पूरी करेगी। निधि ने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात एक कर दिया और अपने पिता की इच्छा पूरी की। आज वह एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है। डॉक्टर निधि के नाम से लोग उसे जानते हैं। पिछले कई सालों से माँ उसे विवाह की जिद कर रही, लेकिन वह मानसिक रूप से इसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती। शायद दूसरी वजह यही है कि बचपन में उसने जो भयानक दृश्य देखा, उस कुंठा से वह निकल नहीं पा रही। हारकर माँ ने उसके छोटे भाई शशांक का विवाह कर दिया। अब माँ उसके पास ही रहती है, निधि से कभी कभार मिलने आती। आज जिस पुरुष को देखकर वह आई है, वह कोई और नहीं बल्कि वही दरिंदा है जिसने उसके सामने ही उसकी बहन की इज्जत से खेलकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। और बेटी को न्याय दिलाने की पीड़ा पिता सहन नहीं कर पाए और आत्महत्या कर ली। निधि का मन उबल रहा था। क्या वह अपनी बहन और पापा को न्याय दिलवाएगी? वह उस व्यक्ति से अपना प्रतिकार लेकर रहेगी, तभी तो बहन और पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं उसका इलाज नहीं करूँगी, मरता है तो मरे। निधि के मन में ऐसे ही कुछ विचार आ जा रहे थे। कभी उसे अपना फर्ज याद आ रहा था तो कभी बहन की चीखें उसके कानों में आज भी गूंज रही थी। वह तड़पती हुई लवलुहान बहन आज भी उसकी आंखों के सामने थी। पिता का फांसी पर लटकता हुआ शरीर आज भी उसके हृदय को द्रवित कर रहा था। वह कैसे माफ़ कर दे?
इस राक्षस को, जिसकी वजह से परिवार तिनका तिनका करके बिखर गया। निधि कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, उसका मन कचोट रहा था। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो माँ, कैसी हो? सॉरी, मैं आपको लेने नहीं आ सकती। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती। तुम चिंता मत करो, मैंने चाय नाश्ता कर लिया है, तुम अपना काम करके ही आना। निधि बोली, माँ अस्पताल में आ सकती हो? माँ चिंतित स्वर में बोली, क्यों, क्या बात है बेटी, तुम्हारी आवाज़ भर्राई हुई क्यों है? निधि बोली, माँ कुछ नहीं, बस आप आ जाओ। किसी अनहोनी घटना का अंदेशा पाकर तुरंत ही अस्पताल पहुंची। तब तक वह निश्चल अपने कैबिन में ही बैठी थी। माँ को देखते ही लिपट कर रोने लगी। माँ भौचक्की सी उसे देखती रही, फिर थोड़ा शांत होकर बोली, निधि क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? तू कुछ बता क्यों नहीं रही? निधि फूट फूट कर रोने लगी। उसके पैर कांप रहे थे, उसमें खड़े होने की शक्ति भी नहीं बची थी। फिर उसने रोते हुए माँ से उस व्यक्ति की सारी सच्चाई बता दी। माँ भी सकते में आ गई। जरा संभली तो बोली, मत करना उसका ऑपरेशन, मरने दे उसे, यही उसकी सजा है। मेरा घर बर्बाद करके वह अभी तक जीवित है। कानून से हमें न्याय नहीं मिला, लेकिन समय अपना बदला अवश्य लेता है। वक्त ने आज तुझे चुना है, तू बदला ले सकती है, तभी तेरे पिता और कीर्ति की आत्मा को शांति मिलेगी। नर्स ने कैबिन में कहा, मैडम ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो गई है, आप आ जाइए। नर्स कहकर चली गई। निधि माँ की ओर देखने लगी। माँ ने उसे फिर से कहा, देख ले निधि, मत जा, कोई और कर लेगा यह ऑपरेशन, तू नहीं कर पाएगी। मरने से उस राक्षस को, जिसकी वजह से हम तिल तिल कर मर रहे, हमारा खुशहाल परिवार बर्बाद हो गया। निधि थोड़ा सोच कर बोली, माँ यह ऑपरेशन कोई और नहीं कर सकता, इसीलिए तो मुझे घर से बुलवाया गया है। मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे से बाहर निकल गई। मरीज के साथ आई औरत वहीं खड़ी थी। उसका दिल चाहा कि उससे सब कुछ बता दे, परंतु इसमें उस बेचारी का क्या दोष? उसे क्या पता कि उसके पति ने क्या क्या किया है। बिना कुछ बोले ऑपरेशन थिएटर में चली गई। देखा तो व्यक्ति सचेत अवस्था में ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ था। वह उस व्यक्ति का अंत देखना चाहती थी, बहन और पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके मन की दृढ़ता पिघलने लगी। कभी बहन का चीखता चिल्लाता स्वर उसके कानों में आ रहा था, तो कभी पिता की दर्दनाक मौत, फिर उस औरत का गिड़गिड़ाता चेहरा सामने आने लगा। कभी माँ के शब्द गूंजने लगे, यह कैसा अंतर्द्वंद है, क्या मैं बदला लूँ या अपना कर्तव्य निभाऊं? निधि ने अपने ग्लव्स और एप्रन पहना। 2 घंटे के अथक ऑपरेशन के बाद वह निडाल सी होकर बाहर आई। वह औरत उसकी ओर बढ़ी और हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करने लगी। निधि टूटे कदमों से अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। माँ अभी तक वहीं थी। माँ की गोद में सिर रखकर फपक कर रो पड़ी। माँ की आंखों से आंसू जर्जर बह रहे थे। यह आंसू उनके अतीत का दर्द बयां कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।